to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। आज के शो में देखिए, हमास संघर्ष विराम पर राजी, इजराइल रफा में क्यों घुसा, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग यूरोप पहुंचे, एजेंडे में क्या है, और पुतिन ने 5वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली, क्या दिखा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। सबसे पहले इजराइल हमास जंग की बात। तारीख 6 मई 2024। इजराइल और बाकी दुनिया 1930 और 40 के दशक में हुए यहूदी नरसंहार को याद कर रही थी। इस मौके पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहां बोले, हम अपनी बिछड़ी हुई संतानों को याद रखेंगे। उनका इशारा हमास की कैद में मौजूद 130 से ज्यादा बंधकों की तरफ था। 7 अक्टूबर 2023 को हमास और दूसरे फिलिस्तीनी गुटों ने इजराइल पर आतंकी हमला किया। 1100 से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी। 250 से अधिक को किडनैप कर गाजा पट्टी ले गए। नवंबर 2023 में 7 दिनों के संघर्ष विराम में लगभग 105 बंधक छूटे थे, मगर आधे से ज़्यादा लोग वहीं रह गए। आशंका है कि उनमें से लगभग 30 की मौत हो चुकी है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, बाकियों की सुरक्षित वापसी मुश्किल होती जा रही है। इजराइल उन्हें छुड़ाने के लिए 3 मोर्चों पर कोशिश कर रहा है। नंबर 1, डिप्लोमेटिक प्रेशर। ये मोर्चा अमेरिका ने संभाल रखा है। वो इजिप्ट और कतर के जरिए हमास पर दबाव बना रहा है। नंबर 2, मिलिट्री ऑपरेशन। इजराइल ने हमास के हमले के तुरंत बाद जंग का ऐलान कर दिया था। शुरुआत हवाई हमले से हुई, बाद में ग्राउंड फोर्स उतारी। इजराइल ने अपने 2 मकसद बताए। पहला, बंधकों को छुड़ाना, और दूसरा, हमास की सैन्य क्षमता का खात्मा। आज जंग को 7 महीने पूरे हो गए हैं, मगर इजराइल के दोनों मकसद अधूरे हैं। इसलिए तीसरे विकल्प की अहमियत बढ़ जाती है। ये रास्ता है संघर्ष विराम समझौता। इसको लेकर इजिप्ट, कतर, रूस और फ्रांस में कई दौर की बातचीत हो चुकी है। इन बैठकों में इजराइल और हमास दोनों के प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं। वे अपनी अपनी शर्तें बताते हैं, फिर उस पर मंथन होता है। अमेरिका और बाकी देश दोनों पक्षों को सेम पेज पर लाने की कोशिश करते हैं। ये कोशिश पिछले 6 महीनों से लगातार चल रही है, मगर ऐन मौके पर मामला बिगड़ जाता है। 5 मई तक यही खेल चल रहा था। फिर क्या हुआ? 6 मई की शाम को हमास ने संघर्ष विराम की शर्तों पर हामी भर दी। बोला, हम इजिप्ट और कतर वाला प्रस्ताव मानने के लिए तैयार हैं। इस ऐलान के बाद पूरी दुनिया में हलचल मची। गाजा पट्टी में जश्न का माहौल बन गया। देखिए, इजराइल में क्या दिखा? वहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने तेल अवीव में एक मुख्य सड़क को ब्लॉक कर दिया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर के बाहर भी प्रदर्शन किया। देखिए, प्रोटेस्ट करने वालों में बंधकों के परिवार के लोग भी शामिल थे। उनकी मांगें क्या थी, सुनते हैं। We are calling Prime Minister Benjamin Netanyahu to accept this deal. We have no time. People are dying. People are in danger. Even Israeli soldiers are in danger. End this war. Save all the hostages. End this horror and bring our loved ones back home. Bring my son back home. There is always a hope in my heart that Netanyahu will agree to make a deal. But unfortunately, for the last 7 months, my feeling is that he gave up on the hostages. But seriously, I really hope, nothing else to hope, and just to hope that he will understand that if he wants the only solution is to make this deal, to bring them home. It's enough. They are all going to be dead if they're not going to come home tomorrow.
Of course, Israel should end the war even without a deal. So if it's with a deal, it's even better, and get the hostages back home and just finish this horrible war. आप अभी इजराइल में प्रदर्शन कर रहे लोगों को सुन रहे थे। उनकी इकलौती मांग थी कि जंग खत्म की जाए, संघर्ष विराम समझौते को माना जाए और बंधकों को वापस लाया जाए। ये तो हुई गाजा और इसराइल की हलचल, मगर कहानी यहीं तक सीमित नहीं थी। इसराइल से लगभग 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में भी चहलकदमी बढ़ी थी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तत्काल प्रभाव से बेंजामिन नेतन्याहू को फोन मिलाया। आधे घंटे तक उनकी बातचीत चली। इसमें संघर्ष विराम प्रस्ताव और रफा पर हमले की चर्चा हुई। फोन कट होने के बाद अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी बाहर आए। क्या बताया वो भी आप सुनिए। As Karine noted, there has been a response from Hamas to the hostage deal. We're currently reviewing that response, and we're discussing it with our partners in the region. Director Burns, as you know, is there, and he's working this in real time on the ground. Regardless, as we've said before, we still believe that reaching an agreement is the absolute best outcome, not only for the hostages, but for the Palestinian people, and we're not going to stop working to that outcome. अब आपके मन में एक जिज्ञासा हो रही होगी, जिस प्रस्ताव पर हमास राजी हो उसमें आखिर था क्या? कतर की मीडिया संस्थान अल जजीरा के मुताबिक 3 फेजेस में संघर्ष विराम को लागू करने का प्लान है। हर एक फेज 42 दिनों का होगा। पहले फेज में क्या होगा? इजराइल और हमास के बीच लड़ाई पर अस्थायी रोक रहेगी। इजरायली फौज गाजा पट्टी के सघन आबादी वाले इलाकों से बाहर निकलेगी। इजराइल के हवाई जहाज और ड्रोन्स हर रोज 10 घंटों तक गाजा पट्टी के ऊपर उड़ान नहीं भरेंगे। जिस दिन बंधकों को रिहा किया जाएगा उस रोज 12 घंटों के लिए उड़ान बंद रहेगी। पहले फेज में हमास 33 बंधकों को रिहा करेगा। इनमें जिंदा और मृतक दोनों हो सकते हैं। पहले फेज में रिहा होने वाले बंधकों में महिलाएं, 50 बरस से ऊपर के लोग, बीमार और 19 से कम उम्र के गैर सैनिक होंगे। हर एक इजरायली बंधक के बदले इजराइल अपनी जेल में बंद 30 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। हर एक इजरायली महिला सैनिक के बदले इजराइल को 50 फिलिस्तीनी कैदी रिहा करने होंगे। इसके अलावा राहत पहुंचाने वाली एजेंसियों को काम करने की छूट मिलेगी। दूसरे फेज में क्या होगा? इजराइल हमास के बीच जंग स्थायी तौर पर रोकी जाएगी। इजरायली सेना गाजा पट्टी को पूरी तरह खाली कर देगी। हमास गाजा पट्टी में मौजूद सभी इजरायली बंधकों को छोड़ेगा। बदले में इजराइल को फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना होगा। फिलिस्तीनी कैदियों की संख्या अभी पता नहीं चली है। अब तीसरे फेज की शर्तें समझ लेते हैं। तीसरे फेज में इजराइल और गाजा में कैद सभी बंधकों और कैदियों की अदला बदली होगी। इस फेज में गाजा पट्टी में पुनर्निर्माण का प्लान तैयार किया जाएगा और इजराइल गाजा पट्टी से नाकेबंदी पूरी तरह हटा लेगा। हमास ने इन्हीं शर्तों पर हामी भरी थी। उसकी हामी इजराइल के उस निर्देश के कुछ ही समय बाद आई थी जिसमें उत्तरी रफा के लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा गया था। इजराइल ने पर्चे भी गिराए। इसके बाद हजारों लोगों ने रफा छोड़ना शुरू कर दिया। इस बीच हमास ने अचानक संघर्ष विराम मानने की बात कही। अब इजराइल के जवाब का इंतजार होने लगा। उसी पर लाखों लोगों का भविष्य और इजराइल हमास जंग की नियति टिकी थी। जो शुरुआती रुझान आए उसमें इजराइल नाखुश दिखा। उसने कहा, हमने जिन शर्तों पर मुहर लगाई थी प्रस्ताव उससे काफ़ी अलग है। इजराइल किन शर्तों पर राजी हुआ था ये भी जान लेते हैं। 29 अप्रैल को अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन सऊदी अरब में थे। वहाँ कैमरन ने प्रस्ताव की शर्तों पर कुछ हिंट दिए। बकौल कैमरन हजारों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले कुछ इजरायली बंधक छोड़े जाएंगे। इस दौरान 40 दिनों का संघर्ष विराम होगा। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने 40 बंधकों को छोड़ने की मांग रखी थी। बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स ने इजरायली अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि इजराइल 40 की बजाय 33 बंधकों पर संघर्ष विराम करने के लिए तैयार है। इसी पर हमास को जवाब देना था। पहले खबर आई कि 1 मई की शाम तक जवाब आ जाएगा, मगर टलते टलते मामला 6 मई तक पहुंच गया। फिर जो जवाब आया उसने इजराइल को बुरी तरह नाराज कर दिया। जानकारों की माने तो पिछले प्रस्ताव में नाकेबंदी हटाने जैसी कोई शर्त नहीं थी। इसलिए जब हमास की हामी वाली शर्तें सामने आईं, इजराइल हैरान रह गया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल को शर्तों में हुए बदलाव के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। और तो और हमास के ऐलान के बहुत देर बाद तक इजराइल को ड्राफ्ट नहीं मिला था। अमेरिकी मीडिया संस्थान एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नए प्रस्ताव के बारे में अमेरिका को पूरी जानकारी थी, मगर उसने इजराइल को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। इससे इजराइल काफी गुस्सा है। वो अमेरिका की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, इसमें इजराइल की बुनियादी शर्तों का भी ख्याल नहीं रखा गया है। हालांकि इजराइल ने अपना एक प्रतिनिधिमंडल काहिरा रवाना कर दिया है। वे संघर्ष विराम की शर्तों पर आगे की चर्चा करेंगे।
एक तरफ बातचीत की कोशिशें चल रही हैं, दूसरी तरफ गाजा में इजरायली सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। नेतन्याहू सरकार फरवरी 2023 से रफा पर हमले की तैयारी कर रही है। रफा गाजा पट्टी के सुदूर दक्षिण में बसा है, इजिप्ट की सीमा से लगा हुआ। वहां लगभग 15 लाख लोगों ने शरण ले रखी है। जंग से पहले रफा की आबादी महज 2.5 लाख थी। गाजा पट्टी दो तरफ से इजराइल और तीसरी तरफ से इजिप्ट से घिरा हुआ है। चौथी दिशा में समंदर है। समुद्री सीमा पर इजरायली नौसेना का पहरा है। हवाई सीमा पर भी इजराइल का कंट्रोल है। बची ज़मीनी सीमा, वहाँ 3 बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं, 2 इजराइल की तरफ खुलती हैं, बेत हनून और करीम शलोम। इन दोनों को इजराइल कंट्रोल करता है। जंग शुरू होने के बाद उसने दोनों को बंद कर दिया था। बाद में राहत अभियान के तहत कुछ ट्रकों को करीम शलोम क्रॉसिंग से जाने की इजाज़त दी गई, मगर 4 मई को वहाँ हमास ने हमला किया। इसमें 4 इजरायली सैनिक मारे गए, जिसके बाद वो बॉर्डर क्रॉसिंग भी बंद कर दी गई। अब बची रफा क्रॉसिंग, इस पर इजिप्ट का कंट्रोल है, मगर उस रास्ते से एंट्री लेने या बाहर जाने के लिए इजराइल का अप्रूवल लगता है। अभी तक रफा के रास्ते ही अधिकतर मानवीय मदद गाजा में पहुंच रही थी। ऐसी समझिए कि रफा क्रॉसिंग गाजा पट्टी और बाकी दुनिया को जोड़ने वाला पुल था। इजराइल का दावा है रफा हमास का अंतिम गढ़ है। बंधकों को वहीं पर छिपा कर रखा गया है। जब तक हमारी सेना रफा में नहीं घुसती तब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो सकता, इसलिए इजराइल हमले पर जोर दे रहा था। पश्चिमी और मिडिल ईस्ट के देश इसका विरोध कर रहे थे। उनका तर्क था कि रफा पर हमले से लाखों बेगुनाह लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। 6 मई को नेतन्याहू के साथ बातचीत में बाइडेन ने अपनी बात दोहराई। जॉन किर्बी को सुनिए। During the call, at the president's urging, Prime Minister Netanyahu agreed to ensure that the Kerem Shalom crossing is back open for humanitarian assistance for those in need. And I also want to take a moment to address the latest reports now out of Rafah, which was also a topic of discussion on the call. I'll reiterate again that we cannot and we will not speak for IDF operations, but we've made clear our views about operations in Rafah that could potentially put more than 1 million innocent people at greater risk. एक तरफ अमेरिका रफा पर हमले से बचने की अपील कर रहा था, दूसरी तरफ इजराइल पूरा मन बना चुका था। संघर्ष विराम प्रस्ताव में फेरबदल के बाद उसको पूरा बहाना मिल गया। यही हुआ भी। वॉर कैबिनेट ने रफा ऑपरेशन को हरी झंडी दिखा दी। 6 मई की देर रात इजरायली टैंक रफा में दाखिल होने लगे। सुबह होते होते गाजा की तरफ वाली रफा क्रॉसिंग इजराइल के कब्जे में थी। यानी इजराइल का रफा ऑपरेशन आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका है। अब गाजा पट्टी की तीनों बॉर्डर क्रॉसिंग्स पर इजराइल का कंट्रोल है। हमास ने कुछ दिन पहले कहा था कि रफा पर हमला इजराइल की बड़ी गलती होगी, खामियाजा भुगतना होगा। उसने अपने हालिया बयान में आरोप लगाया कि इजराइल भुखमरी और नरसंहार की नीति पर काम कर रहा है। दुनिया को आगे आकर इजराइल को संघर्ष विराम के लिए मनाना चाहिए। बाकी दुनिया से क्या क्या रिएक्शंस आए हैं? फिलिस्तीन अथॉरिटी ने अमेरिका से इजराइल पर दबाव बनाने की मांग की है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि उसकी एजेंसियों को रफा से एंट्री की इजाज़त नहीं दी जा रही है। चीन ने इजराइल से रफा ऑपरेशन रोकने की अपील की है। जॉर्डन ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से दखल देने के लिए कहा। यह भी कहा कि नेतन्याहू को इसका अंजाम भुगतना होगा। यूरोपियन यूनियन के फॉरेन अफेयर्स चीफ जोसेफ बोरेल ने चिंता जताई है। बोले इंटरनेशनल कम्युनिटी और ईयू के देशों की अपील के बावजूद नेतन्याहू ने रफा पर हमला कर दिया है। हजारों लोगों की जान खतरे में है। तमाम दबाव और आलोचनाओं के बावजूद इजराइल रफा से पीछे क्यों नहीं हट रहा? इस पर 6 मई को न्यूज़ एजेंसी AFP ने मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट और CEO पॉल सलेम से बात की। सुनिए। Well, only, I mean, to say that from the Israeli point of view and the Netanyahu government, they do want to proceed with this operation in Rafah. And a ceasefire agreement might postpone it for a few weeks. I do think from the perspective of the Netanyahu government, after they do the operation in Gaza, they would be more willing to talk about permanent ceasefires because at that point they might be able to declare victory. रफा ऑपरेशन चालू होने के बाद मिडिल ईस्ट में लगी आग फिर से भड़क गई है। अरब देश इससे खासे नाराज हैं। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग तक अमेरिका का कोई रिएक्शन नहीं आया था। अगर वो पब्लिकली विरोध नहीं करता लेकिन अंदर खाने को नाराजगी जरूर जताएगा। यूरोप के देशों का रिएक्शन भी देखने लायक होगा। इस मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है। इजराइल के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं, चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी रूस से है। व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है। रूस में 15 से 17 मार्च के बीच राष्ट्रपति चुनाव हुआ था। इसमें पुतिन को 88% वोट मिले थे।
उस वक्त कई पश्चिमी देशों ने चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे। 7 मई को मॉस्को के ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस में आयोजित भव्य समारोह में क्या दिखा, आप भी देखिए। Путин. С кем поздоровался Владимир Путин? Уважать и охранять права, наблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность. शपथ ग्रहण के बाद पुतिन क्या बोले? Понимаю, что это огромная честь, обязанность и священный долг. Именно это определяло смысл и содержание моей работы в предыдущие годы. Заверяю вас, что и впредь интересы, безопасность народа России будут для меня превыше всего. पुतिन के शपथ ग्रहण समारोह का अमेरिका, ब्रिटेन और कई यूरोपियन देशों ने बहिष्कार किया है, मगर भारत ने इसमें अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। भारत के राजदूत विनय कुमार इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। रूस के चुनाव पर हमने दुनियादारी में विस्तार से बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी चीन से जुड़ी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का यूरोप दौरा शुरू हो चुका है। वो पिछले 5 बरस में पहली बार यूरोप पहुंचे हैं। इस दौरान वो 3 यूरोपीय देशों की यात्रा करेंगे। पहला चरण फ्रांस में शुरू हुआ, जहां वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मिले। फ्रांस के बाद जिनपिंग सर्बिया और हंगरी का दौरा भी करेंगे। सर्बिया और हंगरी चीन के पक्के वाले दोस्त माने जाते हैं। इन दोनों देशों में चीन ने बड़ा निवेश भी किया हुआ है। इस दौरे के 3 बड़े मकसद हैं। नंबर 1, मजबूत रिश्ते। फ्रांस की यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हो रही है। वहीं सर्बिया में चीनी दूतावास पर बमबारी के 25 साल पूरे हो रहे हैं। जानकार कहते हैं ऐसे मौकों पर जिनपिंग का पहुंचना उन देशों के साथ रिश्ते मजबूत करेगा। नंबर 2, चीन के पक्ष में समर्थन जुटाना। मौजूदा समय में चीन और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर की स्थिति बन रही है। यूरोप के देश अमेरिका के बड़े सहयोगी हैं। जिनपिंग अपने दौरे में चीन की जगह बनाने की कोशिश करेंगे। नंबर 3, ईयू की जांच से बचना। चीन के खिलाफ ईयू ने जांच बिठाई हुई है। आरोप है कि चीन नियमों को ताक पर रखकर इलेक्ट्रिक कार बना रहा है। चीन के इलेक्ट्रिक कार कंपनियों के लिए यूरोप बहुत बड़ा मार्केट है। ईयू की जांच इसको मुश्किल में डाल रही है। जानकार कहते हैं जिनपिंग चीनी कंपनियों के लिए लॉबिंग कर सकते हैं। देश दुनिया की और भी दिलचस्प और ज़रूरी खबरों पर हमारी नज़र बनी हुई है। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।